हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज हम अपनी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में बीएफएसआई यानी कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री के चुनिंदा दमदार स्टॉक्स की डिस्कशन करेंगे। बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग, इन दोनों सीरीज की सारी वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिस कर रहे हैं। उन्हीं वीडियोस में हमने इन सारे स्टॉक मार्केट सेक्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर और हिस्टोरिकल रिटर्न्स की चर्चा इन डेप्थ की हुई है। चैनल पे इन दोनों ही प्लेलिस्ट को चेक करें, वहां पे आप इन सारे वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं। इसकी लिंक अपर राइट कॉर्नर में आ रही है, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। आज की वीडियो में हम बीएफएसआई सेक्टर के स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स को जानेंगे, उनके हिस्टोरिकल रिटर्न्स को देखेंगे और वीडियो की समरी में इसकी भी डिस्कशन करेंगे कि आप इन स्टॉक्स में कितनी पोर्टफोलियो एलोकेशन रख सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। आपके सब्सक्रिप्शंस, लाइक्स और कमेंट्स से मुझे और भी मोटिवेशन मिलती है और आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक्स पे भी मैं वीडियोस क्रिएट करने की कोशिश करता रहता हूं। सो जस्ट स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज और भी एनहांस हो सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। So without taking any more of your time, let's get started. दोस्तों, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री का हमारा पहला दमदार स्टॉक है इंडिया का सबसे अच्छा बैंक, सबसे वेल रन, सबसे वेल गवर्न्ड बैंक, एचडीएफसी बैंक। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है ये और प्राइवेट बैंकों में सबसे रेप्यूटेड, सबसे अच्छी सिस्टम्स और ऑपरेशंस वाला ये बैंक है। जैसा कि हमने जब एचडीएफसी बैंक की डीप फंडामेंटल एनालिसिस की थी, उस वीडियो की भी लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा, आप उसमें भी चेक कर सकते हैं। हमने काफी सारे मेट्रिक्स, काफी सारी रिटर्न रेशियोज, काफी सारे फंडामेंटल रेशियोज की बात की थी और सारे एंगल्स से इसको एनालाइज करके हमने समझा था कि एचडीएफसी बैंक इंडिया का बेस्ट बैंक क्यों है। एचडीएफसी बैंक की जो बिजनेस है वो ब्रॉडली 3 सेक्टर्स में बटी हुई है। रिटेल बैंकिंग यानी हमारे आपके जैसे जो रिटेल कस्टमर्स होते हैं वो जो सर्विसेज यूज करते हैं बैंक की, उसे रिटेल बैंकिंग में काउंट किया जाता है। होलसेल बैंकिंग यानी कि कंपनीज, बिजनेसेस और कंपनीज जो अपने अकाउंट्स रखती हैं, बैंक में मेंटेन करती हैं, उसे होलसेल बैंकिंग में रखा जाता है। और ट्रेजरी का मतलब होता है कि जो कॉर्पोरेशन होती हैं या बिजनेसेस होते हैं, उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं और उनके जो फॉरेक्स रिजर्व्स या कोई भी ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट होती है, वो ट्रेजरी में काउंट होता है। तो इन तीनों में ही एचडीएफसी बैंक एक बहुत बड़ा प्लेयर है। मिस्टर आदित्य पुरी बहुत ही रिस्पेक्टेड फिगर है इंडियन कॉर्पोरेट फ्रेटर्निटी में और जब से इस बैंक की एस्टेब्लिशमेंट हुई 1994 से मिस्टर पुरी एचडीएफसी बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं और उनकी रिटायरमेंट हो रही है इसी मंथ के एंड पे, अक्टूबर के एंड पे उनकी रिटायरमेंट हो रही है और इसके बाद एचडीएफसी बैंक की रेंज संभालने वाले हैं शशिधर जगदीशन जी। यहाँ पे कुछ स्नैपशॉट हम देख लेते हैं कि जो बैंक की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रही है, पैट जिसे कहा जाता है, तो पैट नंबर हमेशा ईयर ऑन ईयर इसकी ग्रो होती हुई रही है और यहाँ तो केवल हम 5 साल की देख रहे हैं, लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल भी देखेंगे और उस वीडियो में हमने देखी भी है जहां पे हमने डिटेल एनालिसिस की थी एचडीएफसी बैंक की, तो उस वीडियो में हमने देखा भी था कि इसकी ओवर द लास्ट 20-30 ईयर्स इसकी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रही है, प्रॉफिटेबिलिटी रही है, रेवेन्यूज रही है, वो सारी ग्रो करती रही है। तो बहुत ही वन ऑफ द हेल्दीएस्ट बिजनेसेस है बैंकिंग सेक्टर में एचडीएफसी बैंक का। अगर इसकी कुछ मार्केट शेयर की बात करें तो क्रेडिट कार्ड्स की अगर बात करें तो उसमें 30% मार्केट शेयर है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कार्ड्स। जितने क्रेडिट कार्ड्स इंडिया में यूज होते हैं उसमें 30% मार्केट शेयर एचडीएफसी बैंक का है। और वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन्स के हिसाब से अगर देखें तो एक तो हो गया नंबर ऑफ कार्ड्स के हिसाब से और दूसरी हो गई वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन्स। उन कार्ड्स पे, उन सभी कार्ड्स पे कितनी वैल्यू की ट्रांजैक्शन होती है, तो उसकी अगर मार्केट शेयर देखेंगे तो वो 50% से भी ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि काफी सारी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस होती हैं एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड्स पे। और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन, जैसा मैंने कहा कि इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली बैंक है एचडीएफसी बैंक और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन सारे जो पीएसयू बैंक है इंडिया में, कंसोलिडेशन के बाद भी 6 या 7 पीएसयू बैंक है इंडिया में, उन सारों की मार्केट कैपिटलाइजेशन आप अगर कंबाइन भी कर दें, जोड़ भी दें, तो भी मार्केट कैपिटलाइजेशन एचडीएफसी बैंक का उन सभी से ज्यादा है जोड़ के। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस स्केल का बैंक है, कितना बड़ा इसका नाम है और कितनी रेप्यूटेड बैंक है इंडिया के अंदर। इसकी अगर हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की बात करें कि इसने कितने रिटर्न्स दिए हैं ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो 22 सालों की अपनी हिस्ट्री में इस स्टॉक ने, एचडीएफसी बैंक के स्टॉक ने आपको 17,000% का एब्सोल्यूट रिटर्न दिया, 17,000% का,
जबकि सेक्टर ने दिए हैं 1700%, करीबन 1800% के आसपास, और निफ्टी ने दिए हैं 1000% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स। तो इसको जब आप सेक्टर और निफ्टी से कंपेयर करेंगे तो इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ये बहुत हाई रिटर्न परसेंटेज इसकी रही है। सेक्टर से करीबन 10 टाइम्स का रिटर्न दिया है और निफ्टी से करीबन 17 टाइम्स का रिटर्न दिया है। अगर आपने 22 साल पहले इसमें अगर 1 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट करी होती और उसको बस वहां पे छोड़ दिया होता विदाउट एनी फर्दर इन्वेस्टमेंट, तो आज की डेट में उसकी वैल्यू हो गई होती अप्रिशिएट होके 1.7 करोड़। तो 22 सालों में इसने आपके कैपिटल को करीबन 170 टाइम्स अप्रिशिएट कर दिया है। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही कंसिस्टेंट। आप देख रहे हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कितनी कंसिस्टेंट रहती है। डिस्पाइट बीइंग फ्रॉम द बीएफएसआई सेक्टर, इसकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहती है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और इसने आपके कैपिटल को क्या शानदार तरीके से अप्रिशिएट किया है, कितनी धाकड़ परफॉर्मेंस रही है इसकी ओवर द पास्ट 20-25 ईयर्स। हमारा आज का दूसरा स्टॉक भी एचडीएफसी बैंक के जितना ही मैं कहूंगा उतना ही रेप्यूटेड, उतना ही वेल गवर्न्ड बैंक है, उतनी ही अच्छी इसकी कैपिटल एलोकेशन स्ट्रैटेजी रही है पास्ट में, वो है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक की अगर बात करें तो रिलेटिवली एचडीएफसी बैंक वगैरह के से जब कंपेयर किया जाएगा तो कोटक महिंद्रा बैंक बैंकिंग सेक्टर में एक रिलेटिवली न्यूअर प्लेयर है। हालांकि इसकी भी हिस्ट्री रही है, 10 साल हो गए इसको करीबन, लेकिन फिर भी अगर कंपेयर किया जाएगा तो एचडीएफसी बैंक से थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री रही है इसकी, कोटक महिंद्रा बैंक की। यहाँ पे नजर डालते हैं कि कार लोन्स में, जस्ट एक एग्जांपल के लिए, कि कार लोन्स में मार्केट शेयर देखें कि किस बैंक की कितनी मार्केट शेयर है। सबसे बड़ा मार्केट शेयर आप यहाँ पे देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक का है, उसके बाद एसबीआई का है। एसबीआई ऑब्वियसली पीएसयू बैंक्स में नंबर 1 बैंक है, ये भी बहुत अच्छी बैंक है, लेकिन चूंकि ये पीएसयू बैंक है इसलिए मुझे इन्वेस्टमेंट के रेस्पेक्ट से उतनी अच्छी नहीं लगती। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ एटीएम, मार्केट शेयर के हिसाब से देखें तो एसबीआई बहुत बड़ा बैंक है, नो डाउट। यहाँ पे कार लोन्स में अगर मार्केट शेयर की बात करें तो सबसे ऊपर है एचडीएफसी बैंक, फिर आता है एसबीआई और उसके बाद 3rd नंबर पे आता है कोटक महिंद्रा बैंक। तो आप देख सकते हैं कि काफी सारे सेक्टर्स में ये अपनी फोरे कर रहा है। इसकी जो इतनी प्रूडेंट कैपिटल एलोकेशन स्ट्रेटेजी रहती है इसकी, बहुत ही लो रिस्क लोन्स देता है, ये रिटेल बैंकिंग पे ज्यादा फोकस करता है, तो उसके कारण इस बैंक की कैपिटल एलोकेशन पिछले कई सालों में बहुत अच्छी रही है। अब कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर बहुत सारी एंटिटीज आ जाती हैं। आपको पता होगा कि कोटक की एक एएमसी भी है, कोटक के म्यूचुअल फंड्स भी हम यूज करते हैं, राइट। तो कोटक महिंद्रा बैंक उसकी ओनर है, उसकी पेरेंट है कोटक महिंद्रा बैंक। तो अगर यहाँ पे प्रॉफिट ब्रेकअप की बात करें तो 61% प्रॉफिट्स इसको आते हैं अपनी बैंकिंग सर्विसेज से, जो बैंक की कोर बिजनेस है उससे 61% प्रॉफिट्स आते हैं। फिर एएमसी बिजनेस जो एसेट मैनेजमेंट बिजनेस है इसका, उससे करीबन 8% आते हैं। कोटक महिंद्रा प्राइम बिजनेस से 17%, और फिर देख सकते हैं कि कोटक सिक्योरिटीज जो डीमैट अकाउंट्स वगैरह भी मेंटेन करते हैं कोटक बैंक में, तो उससे करीबन 10% प्रॉफिट्स आते हैं। तो यहाँ पे आपको ब्रेकअप का थोड़ा अंदाजा लग जाता है कि किस मार्केट शेयर से, किस बिजनेस से इस बैंक को प्रॉफिट्स आते हैं। और यहां से आपको एक और अंदाजा लगता है कि इस बैंक की, कोटक महिंद्रा बैंक की कितनी सारी जो अनलिस्टेड एंटिटीज हैं, जैसे कि कोटक एएमसी, फिर कोटक सिक्योरिटीज, ये सारी जो एंटिटीज हैं जो अनलिस्टेड हैं, उसमें कितनी वैल्यू अनलॉक होनी अभी बाकी है। अगर वो लोग लिस्ट होते हैं आगे चल के, लिस्ट, मुझे लगता है कि काफी पॉसिबिलिटी उन लोगों में से काफी सारी बिजनेसेस लिस्ट हो सकती हैं। तो वो जब लिस्ट होंगी तो कितनी जो वैल्यू अनलॉक होगी, तो उससे कितना फायदा होगा कोटक महिंद्रा बैंक को, क्योंकि ये उन सभी बिजनेसेस की पेरेंट कंपनी है। इसकी अगर हिस्टोरिकल प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें, प्राइस मूवमेंट की बात करें, तो 16 सालों में इस स्टॉक ने आपको 7000% से भी ज्यादा के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए हैं, जबकि सेक्टर ने दिए हैं करीबन 900% के रिटर्न और निफ्टी ने दिए हैं करीबन 600% के एब्सोल्यूट रिटर्न। तो यहां पे भी आप इजीली देख सकते हैं कि कैसे इसने अपने सेक्टर और निफ्टी दोनों को ही कॉम्प्रिहेंसिवली बीट किया इन टर्म्स ऑफ प्राइस परफॉर्मेंस इन द पास्ट सो मेनी ईयर्स। अगर 16 साल पहले आपने इसमें 1 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट करा होता तो आज उसकी वैल्यू होती करीबन 75 लाख के आसपास। तो 16 सालों में इस स्टॉक ने आपके कैपिटल को ऑलमोस्ट 75 टाइम्स अप्रिशिएट कर दिया है, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छी हैंडसम हेल्दी रिटर्न है। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस से एचडीएफसी लाइफ। और वैसे तो लाइफ इंश्योरेंस में भी काफी सारे लिस्टेड प्लेयर्स हैं, और वैसे भी इन जनरल अगर देखा जाए तो बीएफएसआई सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक्स लिस्टेड हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर में। लेकिन हमने यहाँ पे बहुत ही डिस्टिल करके, बहुत ही चुन के कुछ ही स्टॉक्स तक इसको रखा है, क्योंकि मेरा पर्पज ये है कि आप स्टॉक्स को अच्छे से समझ पाए। ओवर डाइवर्सिफिकेशन के कारण आपकी जो रिटर्न्स है वो डाइल्यूट ना हो जाए। आप ऐसी ही बिजनेस में इन्वेस्ट करें जिन पे आपको पूरा भरोसा है, जिन्होंने पास्ट में भी अच्छा रिटर्न परफॉर्मेंस दिया है और उनकी फंडामेंटल्स इतनी स्ट्रांग है कि फ्यूचर में भी उनकी एक्सपेक्टेशंस ऐसी रखी जा सकती हैं, रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस, की वो अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे।
इसलिए हमने कुछ चुनिंदा स्टॉक्स की यहाँ पे बात की है। तो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में भी आप देखें कि बहुत सारे लिस्टेड प्लेयर्स हैं। आईसीआईसीआई प्रू है, एसबीआई लाइफ लिस्टेड है, लेकिन हमने बात करी है केवल एचडीएफसी लाइफ की। यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस से केवल एक ही स्टॉक को पिक किया है और वो है एचडीएफसी लाइफ। ऐसा क्यों है, लेट्स डिस्कस। तो अगर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की टोटल अगर मार्केट शेयर की बात करें तो सबसे बड़ी बिजनेस अभी भी एलआईसी के पास है। आपको पता होगा कि लाइफ इंश्योरेंस को जाना ही जाता था एलआईसी के नाम से। लोग ये नहीं कहते थे कि मैं लाइफ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस ले रहा हूं, लोग कहते थे कि मैं एलआईसी पॉलिसी ले रहा हूं। तो एलआईसी वाज सिनोनिमस विद लाइफ इंश्योरेंस। दूसरे नंबर पे आता है एसबीआई लाइफ, जो कि एक और पीएसयू लिस्टेड कंपनी है। और प्राइवेट प्लेयर्स में आप देखें तो प्राइवेट प्लेयर्स में सबसे बड़ी मार्केट शेयर है एचडीएफसी लाइफ की, उसके बाद आता है बजाज एलियांज और फिर बाकी के प्लेयर्स आते हैं। तो आपको समझ में आता है कि प्राइवेट प्लेयर्स की जब बात करें, और हिस्टोरिकली आपने देखा होगा कि पिछले 5-8 सालों में प्राइवेट प्लेयर्स ने बहुत सारा मार्केट शेयर कैप्चर किया है फ्रॉम पब्लिक सेक्टर प्लेयर्स। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो प्राइवेट प्लेयर्स की जो ऑप्शंस होती हैं, जो ऑफरिंग्स होती हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो बेटर होते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। एलआईसी वैसे तो सबसे बड़ा प्लेयर है और इसके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं मार्केट में, एजेंट्स हैं, वो भी सबसे ज्यादा हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एजेंट्स। और सबसे ज्यादा विश्वास भी अभी भी कहा जाए तो एलआईसी पे ही है लोगों को। लेकिन जैसे जैसे लोग फाइनेंशियली अवेयर हो रहे हैं, उनकी नॉलेज बढ़ रही है अबाउट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, वो केवल आंख बंद करके एलआईसी पॉलिसी नहीं ले रहे हैं, वो कंपेयर कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि किस प्रोडक्ट की क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो वो सब कंपेयर करके जब वो पॉलिसी ले रहे हैं तो वो प्राइवेट प्लेयर्स के प्रोडक्ट्स को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि उसमें सिंपल सी बात है कि कोई जो प्रोडक्ट है वो फाइनेंशियली इट मेक्स मोर सेंस, इट इज मोर लॉजिकल। इफ अ प्रोडक्ट इज मोर लॉजिकल फाइनेंशियली तो लोग उसको प्रेफर करते हैं। और यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स के ऑप्शंस होते हैं, प्राइवेट प्लेयर्स जो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, ऑफर करते हैं, वो बेटर होते हैं पीएसयू प्लेयर्स से। तो एलआईसी की जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे लोग थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके, ये अचानक से नहीं होगा क्योंकि एलआईसी की इतनी बड़ी मार्केट ग्रिप है इंडिया के अंदर, तो धीरे धीरे करके हर साल आप देखेंगे, आप कहीं पे भी कंपेयर कर सकते हैं कि हर साल जो है मार्केट शेयर कम होती जा रही है एलआईसी की। और धीरे धीरे करके मेरा ऐसा भरोसा है कि आगे चल के प्राइवेट प्लेयर जो हैं उसकी मार्केट शेयर धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, बिकॉज उनके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। यहाँ पे पिछले 2 सालों का यहाँ पे कंपैरिजन भी यहाँ पे दिखाया हुआ है कि एचडीएफसी लाइफ ने 44% की एयूएम चेंज दिखाई। तो जितने भी लोग टर्म इंश्योरेंस करवा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, उसकी सबसे बड़ी ग्रोथ हुई है 44% की एचडीएफसी लाइफ के अंदर। और आप देख सकते हैं कि बाकी सारे प्लेयर्स ने उससे कम ग्रोथ दिखाई है पिछले 2 सालों में। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि पिछले 5 सालों में कैसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एचडीएफसी लाइफ की बढ़ती रही है। और इससे भी ज्यादा आप हिस्ट्री में जाके चेक कर सकते हैं, इसकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, रेवेन्यूज वगैरह हर साल क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बढ़ती जा रही है। इस चार्ट में हमने देखा था कि टोटल मार्केट शेयर यानी कि पब्लिक और प्राइवेट सबको अगर मिला दे तो एचडीएफसी लाइफ की करीबन 10% की मार्केट शेयर थी। लेकिन केवल अगर प्राइवेट इंश्योरेंस की बात करें, प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस की, तो उसमें 22% की मार्केट शेयर है एचडीएफसी लाइफ की। जो न्यू बिजनेस लाते हैं एचडीएफसी लाइफ, उसकी जो मार्जिन है वो 26% है एचडीएफसी लाइफ की, विच इज द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। तो एज एन इन्वेस्टर ये आपको काफी प्रॉमिसिंग लगेगा, ये आपको काफी अच्छा लगेगा, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन होगी उसकी अर्निंग्स की कंपाउंडिंग और उसकी स्टॉक प्राइस की कंपाउंडिंग उतनी ही तेज होगी। और वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, जो ये न्यू बिजनेस ला रहे हैं, उसकी कैगर यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 27% की रही है ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। तो ये आपको दिखाता है कि कितनी शानदार कंपनी है, कितनी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। और एचडीएफसी ग्रुप को बिलोंग करती है, तो लोगों का इतना भरोसा है कि लोग आंख बंद करके भी इसकी पॉलिसीज में भरोसा करते हैं और समझते हैं कि अगर वो उन्होंने एचडीएफसी लाइफ की पॉलिसीज ली हैं तो उन्हें सेटलमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और जरूरत के समय उन्हें पैसे मिल जाएंगे। इसलिए एचडीएफसी लाइफ पे बहुत भरोसा है लोगों का। इसलिए इसकी जो प्रॉफिट मार्जिन है और इसकी जो मार्केट शेयर है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हर साल बढ़ती जा रही है। एचडीएफसी लाइफ के स्टॉक की लिस्टिंग बहुत पुरानी नहीं है, करीबन 2-2.5 साल पहले ही इसकी लिस्टिंग हुई थी, तो बहुत लंबी हिस्ट्री नहीं है इसकी स्टॉक परफॉर्मेंस की। लेकिन उन 2.5 सालों में इसने आपको 68% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स पॉजिटिव दिए हैं, जबकि सेक्टर रहा है नेगेटिव 21% और निफ्टी रहा है पॉजिटिव 5%। तो निफ्टी और सेक्टर दोनों को ही बहुत ही ह्यूज वाइड मार्जिन से इसने आउट परफॉर्म किया ओवर द लास्ट 2.5 ईयर्स। अगर आपने इसमें 2.5 साल पहले करीबन 1 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट करी होती तो आज उसकी वैल्यू होती 1,70,000। तो डिस्पाइट द टर्बुलेंस, डिस्पाइट द नेगेटिविटी इन द मार्केट, डिस्पाइट द चैलेंजेस इन द स्टॉक मार्केट, इसने आपके कैपिटल को अप्रिशिएट ही किया है, प्रिजर्व तो किया ही है, साथ ही साथ अप्रिशिएट भी किया है। करीबन 70% की एब्सोल्यूट रिटर्न है 2.5 सालों में, विच इज स्टिल वेरी हैंडसम गिवन द मार्केट कंडीशंस।
हमने लाइफ इंश्योरेंस की बात कर ली, अब हम बात करने वाले हैं जनरल इंश्योरेंस में। और जनरल इंश्योरेंस में जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर मुझे मार्केट में लगता है वो है आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। इसकी अगर अलग अलग सेक्टर्स में बात करें तो व्हीकल इंश्योरेंस में नंबर 3 और प्राइवेट प्लेयर्स में नंबर 1। तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस ये दोनों ही पब्लिक प्लेयर्स हैं, ये दोनों ही लिस्टेड कंपनीज हैं मुझे लगता है, और दोनों ही पब्लिक कंपनीज हैं। प्राइवेट कंपनीज में अगर बात करें तो फर्स्ट है इसकी रैंक, सबसे बड़ी मार्केट शेयर इसी की है अमंग द प्राइवेट प्लेयर्स इन व्हीकल इंश्योरेंस। तो ये सारी हमने चार्ट्स देखी व्हीकल इंश्योरेंस की। उसी तरह क्रॉप इंश्योरेंस यानी कि फसलों की जो इंश्योरेंस होती है जो किसान करवाते हैं या कंपनीज करवाती हैं, तो उसमें नंबर 1 प्लेयर है। आप पब्लिक प्लेयर्स को भी मिला दे तो भी टोटल मार्केट में नंबर 1 प्लेयर है, नॉट जस्ट इन प्राइवेट प्लेयर्स बट नंबर 1 प्लेयर ओवरऑल, वो है आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड। हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो नंबर 2 प्लेयर है प्राइवेट सेगमेंट में। फिर यहां पे हम देख सकते हैं कि ओवरऑल अगर जनरल इंश्योरेंस की बात करें जिसमें कि ये सारे आ गए और बाकी चीजें भी आ गई, लोग होम इंश्योरेंस करवाते हैं, बिल्डिंग इंश्योरेंस करवाते हैं, तो उन सारे इंश्योरेंस में अगर बात करें सबको कंबाइन करें तो सबसे बड़ा मार्केट शेयर यहां पे प्राइवेट प्लेयर्स के अंदर आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड का ही है, करीबन 7%। और ये जो मार्केट शेयर है, जैसा हमने लाइफ इंश्योरेंस में भी बात की थी, जनरल इंश्योरेंस में भी हर साल हर क्वार्टर ये मार्केट शेयर बढ़ती जा रही है। तो उस हिसाब से इस कंपनी के जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो अर्निंग पोटेंशियल है आगे चल के, वो साउंड दिख रही है। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड की स्टॉक लिस्टिंग भी बहुत पुरानी नहीं है, करीबन 3 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड हमें यहां दिख सकता है। इन 3 सालों में इस स्टॉक ने करीबन 86% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए, जबकि सेक्टर रहा है -9% और निफ्टी है +15%। तो सेक्टर और निफ्टी दोनों को ही काफी हाई मार्जिन से इसने आउट परफॉर्म किया है। 3 साल पहले अगर आपने इसमें 1 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट करा होता तो आज उसकी वैल्यू होती करीबन 2 लाख, 1.9 लाख के आसपास। तो आपको इस टर्बुलेंट मार्केट में भी अच्छी खासी कैपिटल अप्रिसिएशन करके दिखाई है। 90% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स है आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड के स्टॉक की। अब हम जब बात करें एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की, एसेट मैनेजमेंट बिजनेस, वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस, तो इंडिया में 2-4 प्लेयर्स अभी तक लिस्टेड हैं और फिर एक नई लिस्टिंग अभी होने वाली है यूटीआई एएमसी की। तो इन सारे जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं, इन सभी में सबसे ज्यादा मुझे पसंद आता है, सबसे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी लगती है मुझे एचडीएफसी एएमसी। और इसके बहुत सारे रीजंस, चलिए देखते हैं कि उनमें से कुछ रीजंस क्या हैं। यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि कैसे इसकी एसेट अंडर मैनेजमेंट और एसआईपी ट्रांजैक्शंस की नंबर ये कैसे दोनों वेरी कर रहे हैं ओवर द पास्ट सो मेनी इयर्स। अगर हम बात करें कि टोटल एसेट मैनेजमेंट बिजनेस जो है इंडिया का, उसके अंदर कितनी मार्केट शेयर किस कंपनी की, तो एचडीएफसी एएमसी की मार्केट शेयर सेकंड नंबर पे आती है 13.7% के आसपास, अभी जो करंट है इसकी। पिछले साल ये नंबर 1 हुआ करता था, बट अभी एसबीआई म्यूचुअल फंड की सबसे ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट हो गई है। एचडीएफसी एएमसी अभी नंबर 2 पे है इन टर्म्स ऑफ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ओवरऑल विद इन द होल इंडस्ट्री। लेकिन बहुत ही अच्छा वेल गवर्न्ड वेल रन बिजनेस है एचडीएफसी एएमसी के जो फंडामेंटल्स है बिजनेस के। मैं म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहा, ये नहीं बोल रहा कि म्यूचुअल फंड्स इसके परफॉर्म करते हैं या नहीं करते हैं। कई सालों से प्रशांत जैन जी जो एचडीएफसी एएमसी के अमंग द चीफ इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स रहे हैं, उनकी जो कॉल्स रही हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस रही है, वो थोड़ी बिलो एवरेज रही है। तो लोग एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से हिचक रहे हैं, स्पेशली बिगिनर्स हु हैव बीन जॉइनिंग द स्टॉक मार्केट और द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग बिजनेस इन द रिसेंट ईयर्स। उन्होंने एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में कम पैसे लगाए, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन इसकी जो डेट स्कीम्स है उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया, तो वहां पे कोई टेंशन की बात नहीं है। और मुझे लगता है कि प्रशांत जैन जी इतने धाकड़, इतने स्टॉलवर्ट इन्वेस्टमेंट मैनेजर रहे हैं पास्ट में, तो उनकी स्टॉक मार्केट कॉल्स कभी ना कभी रिबाउंड करेंगी और वो भी अच्छा परफॉर्म करेंगी। एक तो वो बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की जो पेनिट्रेशन है इंडिया के अंदर वो बहुत ही कम है अभी। तो एक तो इनको ऑर्गेनिक ग्रोथ ऑटोमेटिकली मिलना है। दूसरी बात यह है कि जब आप गांवों में या फिर मिड टीयर सिटीज में चले जाएंगे तो आपको दिखेगा कि एचडीएफसी के नाम से लोगों को बहुत भरोसा है। तो एचडीएफसी की म्यूचुअल फंड हो सकता है पिछले कुछ सालों से अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन एचडीएफसी की इतनी रिप्यूटेशन है, इतनी इज्जत है मार्केट में कि लोग ब्लाइंडली इसके फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, इवन विदाउट केयरिंग कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, फंड मैनेजर कौन है, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस कैसी दिख रही है। इन सभी बातों को नजरअंदाज करते हुए भी कई लोग एचडीएफसी के नाम से बस इन्वेस्ट कर देते हैं म्यूचुअल फंड्स में। तो उसका भी एक एडवांटेज मिलता है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड को, वो एडवांटेज काफी सारी अदर कंपनीज को नहीं है। और कुछ जो अच्छी परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स है, जैसे कि एक्सिस के म्यूचुअल फंड्स हो गए, पराग पारिक के फंड्स हो गए, डीएसपी के फंड्स हो गए, या फिर मिरे के फंड्स हो गए, तो वो सारी जो कंपनीज हैं वो लिस्टेड ही नहीं है मार्केट में। तो अमंग द लिस्टेड प्लेयर्स मुझे लगता है कि एचडीएफसी एएमसी से अच्छा बेट आपको नहीं मिलेगा इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, इफ यू वांट टू बेट ऑन द एसेट मैनेजमेंट बिजनेस।
यहाँ पे आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देख सकते हैं कि कैसी स्टुपेंडस राइज रही है, बहुत ही हेल्दी, काफी अच्छी इसने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ग्रोथ दिखाई है ओवर द पास्ट 5 इयर्स। एचडीएफसी एएमसी की भी जो स्टॉक की लिस्टिंग है वो बहुत पुरानी नहीं है, करीबन 2-2.5 सालों की इसकी स्टॉक हिस्ट्री है। उन 2 सालों में इस स्टॉक ने आपको 21% के पॉजिटिव रिटर्न दिए, जबकि सेक्टर रहा है -23% और निफ्टी रहा है -4%। तो जहां पे कि सेक्टर और निफ्टी दोनों ने ही आपके कैपिटल को इरोड किया है, आपकी कैपिटल को डिप्रिशिएट किया है, इस स्टॉक ने आपके कैपिटल को 20% अप्रिशिएट किया है। 2 साल पहले आपने अगर 1 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट करा होता तो 20% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स के हिसाब से आपके पास आज होती 1.2 लाख की कॉर्पस। दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं तक लिमिट करते हैं, अदरवाइज वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और मैं ये नहीं चाहता कि आप ऐसी इंपॉर्टेंट डिस्कशन में बोर्ड फील करें। अगली वीडियो जो कि इसी वीडियो का पार्ट 2 होगा, उसमें हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे और मैं आपके साथ अपनी ओवरऑल थॉट्स भी शेयर करूंगा। सो डेफिनेटली मेक श्योर टू वॉच पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। आज की वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इंफॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।